नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए मैंने उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ और साथ ही सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेस प्रारंभ की थी और सामान्य हिंदी में 16 क्लास हो चुकी थी। आज आपकी 17वीं क्लास है और उत्तराखंड जीके में आई थिंक 30 क्लास आपकी हो चुकी है रिवीजन महाकुंभ में, जहां पर हमने उत्तराखंड का इतिहास देख लिया है ब्रिटिश काल तक और साथ ही उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर खत्म कर दिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे या तो पृथक राज्य आंदोलन या हम शुरू करेंगे उत्तराखंड जिला दर्शन उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ में। और हिंदी में आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। इसके बाद हिंदी के कुछ गिने चुने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसके बाद हिंदी रिवीजन क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। मुश्किल से शायद इसके 25 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जीएस और कंप्यूटर वगैरह की भी रिवीजन क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए एक नई सीरीज मैंने कल शुरू की थी, कल से पीवाईक्यू वाली, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस के, जो कि यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है पिछले 5-7 सालों में। तो वो सीरीज का जो वीडियो आएगा वो आपको डेली मॉर्निंग में मिलेगा, इसलिए मैंने आज नहीं दिया। कल शाम मैंने आपको वीडियो दिया था फीडबैक के लिए और काफी लोगों का फीडबैक बढ़िया आया कि उसको कंटिन्यू कीजिए। तो वो जो पीवाईक्यू वाली क्लास है आपको ये मॉर्निंग में मिलेगी डेली आपको, ठीक है। इसको मॉर्निंग में अपलोड किया जाएगा। बाकी इवनिंग में आपको यही रिवीजन क्लास महाकुंभ और जो हमारी टेस्ट सीरीज है, यूके जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और इसके अलावा जीएस की जो टेस्ट सीरीज है, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। आज है सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास 17 और आज हम देखेंगे हिंदी में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से देखिए क्वेश्चन बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विराम शब्द का मतलब होता है आपका ठहराव या रुकना, ठहराव या रुकना, ठीक है। तो एक जगह पे ठहराव या रुकना ये कहलाता है विराम। और इसी से संबंधित जो सिंबल हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उनको विराम चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। तो पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये तो विराम चिन्ह की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये महत्वपूर्ण है, देखिए हिंदी के विख्यात जो हमारे एक नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु, ठीक है, व्याकरण के विख्यात ज्ञाता रहे। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या टोटल कितनी है? 20 है, लगभग 20 है, हालांकि एक्यूरेट नहीं है ये। और इसमें से ज्यादातर जो विराम चिन्ह है वो कहीं कहीं पे आपको दिखेंगे नहीं, तो जो ज्यादा प्रयोग होते हैं केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे आज। तो क्वेश्चन फिर भी एग्जाम में बन सकता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 है और विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। देखेंगे दोस्तों जितने भी विराम चिन्ह हैं उन सभी को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है एक्सेप्ट पूर्ण विराम। हिंदी में जो पूर्ण विराम होता है, देखिए हिंदी का जो पूर्ण विराम है जहां पर वाक्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है, बात पूरी तरह खत्म हो जाती है, एक लकीर से हम खींचते हैं। और वहीं इंग्लिश में पूर्ण विराम को कहा जाता है फुल स्टॉप। क्या कहा जाता है? फुल स्टॉप, जो कि एक बिंदु के समान होता है, केवल बिंदु लगाते हैं जब भी सेंटेंस हम समाप्त करते हैं। केवल यही डिफरेंस है, उसके अलावा अंग्रेजी में जितने भी हमारे विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं वही हिंदी में भी प्रयोग होता है, ठीक है। केवल पूर्ण विराम और फुल स्टॉप का अंतर भर है, बस ये आपको समझना है। चलिए तो आप देखेंगे एक एक करके विराम चिन्हों को और समझेंगे। देखिए विराम चिन्हों की उपयोगिता में थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। विराम चिन्ह गलत लगाने से पूरे वाक्य का भाव ही बदल जाता है। जैसे हम बोले एक सेंटेंस में आपको बोलता हूं, देखिए बताना चाहूंगा, रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो, ठीक है। और देखिए ध्यान से, रोको मत जाने दो। अब देखिए ये सेम वाक्य है ना, लेकिन इसको विराम चिन्ह की मदद से मैं बदल दूंगा, इसका अर्थ बदल दूंगा। अगर मैं देखिए यहां पे बोलता हूं रोको के बाद में अगर आपका लगाता हूं अल्प विराम या कॉमा, रोको के बाद में अगर कॉमा लगाता हूं तो देखिए वाक्य क्या बन जाएगा? रोको मत जाने दो, यानी कि इसको रोको मत जाने दो इसको, ठीक है, यानी कि रोक दो इसको यहीं पे। और दूसरा अगर देखिए इसी सेंटेंस के अगर मैं बीच में अगर फुल ये आपका अल्प विराम लगाता हूं, कॉमा लगाता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने जब इसको लगाया तो वाक्य का पूरा भावार्थ बदल गया। अब वाक्य में मैं क्या बोल रहा हूं? रोको मत जाने दो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? रोको मत इसको जाने दो भाई, ठीक है। तो यानी कि रोको मत जाने दो। और पहले वाक्य में देखिए रोको, यहीं पे स्टॉप करो, इसको मत जाने दो, तो यहां पर कॉमा लगाने से देखिए पूरा ही वाक्य का भावार्थ बदल गया। और नीचे यहां पर कॉमा लगाने से पूरे ही वाक्य का भावार्थ बदल गया, जबकि वाक्य सेम है।
तो ये एक शक्ति बोल सकते हैं विराम चिन्हों की, आपका हिंदी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उचित प्रयोग जो हम बोल सकते हैं, विराम चिन्हों का अगर उचित प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर अच्छे से इनको यूज हम नहीं करेंगे तो। ओके, चलिए अब देखेंगे हिंदी में जो प्रमुख विराम चिन्ह है कौन कौन से हैं और थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है अल्प विराम, जो अभी हमने यूज किया। अल्प विराम चिन्ह को कॉमा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कॉमा भी कहा जाता है। तो कॉमा होता है अल्प विराम चिन्ह। अल्प का मतलब होता है थोड़ी देर रुकना, वाक्य में थोड़ा सा ठहराव जहां पे चाहिए। तो वाक्य में थोड़ा सा ठहराव या थोड़ा सी रुकावट जहां पे चाहिए, थोड़ा सा ठहराव, वाक्य में जहां पर थोड़ा सा ठहराव चाहिए वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे मैं बोलूं आपका रोहित मोहित और रोहित मोहित और गीता बाजार गए। ठीक है, रोहित मोहित और रोहित, फिर मैंने थोड़ा रोका वाक्य को, मोहित और गीता बाजार गए। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ठहराव आएगा जिसको आप फील करेंगे। तो ये आपका कॉमा ऐसे यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए बहुत सी जगह नियम होते हैं अल्प विराम के। दो से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अव्यय और लगा हो तो वहां पर भी अल्प विराम लगता है। जैसे कि मैं बात करूं, घनश्याम जी रोज आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं, तो और आने के बावजूद भी कॉमा का उपयोग हो रहा है। ठीक है, और ऐसे आपने देखा होगा दोस्तों, आपका जब आपका इन्वर्टेड कॉमा भी यूज होता है वहां पर भी आपको अल्प विराम देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोले, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। ठीक है, तिलक जी ने कहा, तिलक जी ने कहा, उसके बाद आपका अल्प विराम हो जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा होगा। जो उनका सेंटेंस है वो सेम टू सेम लिखा जाएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, या बोल सकते हैं नेताजी ने कहा, फिर कॉमा आएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो इन्वर्टेड कॉमा में होगा। तो यानी कि इनके साथ मतलब अलग अलग जो विराम चिन्ह प्रयोग हो रहे हैं उनके साथ भी अल्प विराम का प्रयोग हमको हिंदी में देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो ये होता है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह जो है कॉमा होता है। ठीक है, चिन्ह भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसका जो चिन्ह होता है ये कॉमा होता है, बस इतना ध्यान रखना है, कॉमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो है देखिए अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है, देखिए आपका जहां पर अल्प विराम से कुछ अधिक ठहराव चाहिए, यानी कि अल्प विराम में थोड़ा सा ठहराव चाहिए, लेकिन अर्ध विराम में क्या होता है, जहां पर अल्प विराम से कुछ अधिक, अल्प विराम से कुछ अधिक चाहिए लेकिन पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से अधिक लेकिन पूर्ण विराम से कम ठहराव हो, कम ठहराव की आवश्यकता हो, तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह प्रयोग होता है। अर्ध विराम जो चिन्ह होता है वो ये ऐसा होता है, देखिए मैं बना के दिखा रहा हूं, ऊपर बिंदु सा होता है और नीचे उसके कॉमा होता है। तो ये आपका अर्ध विराम चिन्ह का सिंबल है। ठीक है, ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, एक तरफ आपके चिन्ह दिए होंगे, दूसरी तरफ कौन सा चिन्ह है ये पूछा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे अर्ध विराम चिन्ह सामान्यतः जब हम एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश के साथ संबंध बताते हैं तो वहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे देखिए कल रविवार है, कल रविवार है, फिर यहां पर आपका आ जाएगा अर्ध विराम चिन्ह, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है। ठीक है, फिर आपका यहां पे हम क्या करेंगे, अर्ध विराम प्रयोग करेंगे, आगे मैं लिख देता हूं मौज करेंगे। ठीक है, मौज करेंगे, यानी कि कल रविवार है, फिर आपका अर्ध विराम चिन्ह है, छुट्टी का दिन है, यानी कि जहां पर अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं वहां पर हमेशा अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो चिन्ह होता है उपविराम। उपविराम देखिए आपका ज्यादा प्रयोग नहीं होता, उपविराम का आप केवल चिन्ह याद रख लो। उपविराम का जो चिन्ह होता है दो बिंदु से होते हैं, ये दो बिंदु लगते हैं उपविराम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस ज्यादा इसमें आवश्यकता नहीं जानने की। नेक्स्ट आ जाता है आपका पूर्ण विराम चिन्ह, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहा जाता है, लेकिन फुल स्टॉप का केवल बिंदु उपयोग होता है अंग्रेजी में, जबकि हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का जो सिंबल होता है एक लकीर सी होती है लास्ट में। आप देखते हैं ना, जब भी कोई वाक्य समाप्त होता है, जैसे मैं बोलूं मैं पहाड़ों में रहता हूं, मैं पहाड़ों में रहता हूं,
ठीक है। जैसे मैंने ये वाक्य समाप्त किया, देखिए पूरा हो गया ना वाक्य, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम चिन्ह लगाऊंगा मैं, लकीर सी, तो ये होता है पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है। तो अर्ध विराम और अल्प विराम जो है उससे ज्यादा, यानी कि पूर्ण विराम शब्द का अर्थ है पूरा रुकना या ठहरना, पूर्ण रूप से रुकना या ठहरना, या कह सकते हैं पूर्ण विराम को देखिए आपका खड़ी पाई भी कहा जाता है। इस चिन्ह को खड़ी पाई भी कहा जाता है। पाई चिन्ह हुआ ना ये, तो खड़ी पाई है। कभी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कौन से विराम चिन्ह को खड़ी पाई कहा जाता है। या साधारण भाषा में कहें तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये हो गया आपका पूर्ण विराम। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल होता है ये। जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे वहां पर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि क्या आप देहरादून जाएंगे, क्या आप देहरादून जाएंगे, तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं ना, तो जहां पर भी प्रश्न का बोध होगा तो वहां पर हमेशा आगे उसके प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा सेंटेंस में। ठीक है। और ऐसे हम बोले कि किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, हमको पता है नहीं, तो प्रश्न पूछा जा रहा है किसने कहा था, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आगे। ठीक है, तो किसने कहा था, जहां पर भी आपके प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग होंगे सेंटेंस में और समाप्ति हो रही होगी प्रश्न पूछने के उद्देश्य से, वहां पर हमेशा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। सिंबल आप देख सकते हैं। अगला चिन्ह है आपका विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह जो हमारे मनोविकार होते हैं, मनोविकार या मनोभाव होते हैं, वैसे मनोविकार ही बोलूंगा मैं, मनोविकार होते हैं। जैसे कि हमारा मनोविकार सूचक जो शब्द है, मनोविकार सूचक शब्दों में आपका आ जाता है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है जब हर्ष होता है, या आपको किसी चीज से घृणा लगती है, ठीक है, या आप मान लीजिए विस्मय होता है, आपको बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा करुणा जहां पे देखने को मिलती है, भय जहां पे होता है, तो ऐसी जगहों पर हमेशा इन वाक्यांशों और वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह लगता है। इसका जो सिंबल होता है, जैसे खड़ी पाई थी, ऊपर खड़ी पाई होती है और खड़ी पाई के नीचे एक बिंदु होता है, ये इसका चिन्ह है विस्मयादि बोधक का। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं ओह अब क्या होगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला ओह, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है, ये हो गया। और ऐसे मैं बोलूं हे राम वह मर गया, ठीक है, हे राम बोला मैंने, ठीक है, आश्चर्य हुआ ना, वह मर गया। ठीक है, और ऐसे छी छी जहां पे आएगा, ठीक है, और अरे जहां पे आएगा, तो ऐसे शब्दों में हमेशा क्या होगा, आपके शब्दों या शब्दांशों वाले वाक्यों में लास्ट में विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आपका कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह के देखिए अलग अलग जो कोष्टक हम प्रयोग करते हैं सभी आ जाते हैं इसमें। कोष्टक चिन्ह का जो सिंबल है आप देख लीजिए, सबसे पहले इसमें छोटा कोष्टक प्रयोग किया जाता है, ऐसा वाला। उसके बाद इसमें बड़ा कोष्टक भी आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं पे, और इसके अलावा जो मझला कोष्टक होता है इस प्रकार का, ये मझला कोष्टक भी इसका चिन्ह होता है। ये 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं कोष्टक चिन्ह के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कोष्टक चिन्ह जो है कहां पे प्रयोग होता है, तो कोष्टक चिन्ह का आपका ज्यादातर आपको यूज देखने को मिलेगा वाक्य के बीच में आया हुआ कोई शब्द या कोई भी पद होगा। मान लीजिए कोई वाक्य है, उसके बीच में कोई शब्द या पद आया है, शब्द या पद आया है, ठीक है, उसका और अधिक स्पष्ट अर्थ देने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपको, आपका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान, अब कोष्टक में मैंने लिख लिया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ठीक है, उसके बाद कोष्टक बंद, कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, समझ पाए ना। यानी कि देखिए सचिन तेंदुलकर जो है इनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, आपको पता ही है, लेकिन उस भगवान की क्या मीनिंग है वो मैंने कोष्टक लगा के स्पष्ट कर दिया। यहाँ पे इस भगवान शब्द की क्यों इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिकेट के सर्वकालीन या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं। आज तक जितना देखिए पूरे क्रिकेट इतिहास को लेंगे तो सर्वाधिक जो रन है क्रिकेट में इनके द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्रिकेट का भगवान, तो इस भगवान शब्द का मैंने अर्थ स्पष्ट किया कोष्टक लगा के। ऐसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरणकर्ता, और कोष्टक लगा दूंगा मैं, व्याकरण के ज्ञाता हैं या थे। ठीक है, तो यहां पर आपका अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह क्या होता है? देखिए हंस पद चिन्ह का जो आपका सिंबल होता है ऐसा होता है, ये देखिए ट्राइंगल होता है उल्टा, लेकिन खुला ट्राइंगल, ये इस टाइप का, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। अब ये कहां पर यूज होता है? पहले तो ये जान लो कि जो हंस पद चिन्ह होता है इसको आपका त्रुटि विराम चिन्ह भी कहा जाता है, त्रुटि विराम, या इसके अलावा इसको एक और नाम से जानते हैं आपका विस्मरण चिन्ह, विस्मरण, इसको विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है। देखिए आयोग ऐसे क्वेश्चन बनाता है 20 से निकाल के। और इसके अलावा इसको त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर या किसी शब्द के छूट जाने पर क्या होता है आपका हंस पद या त्रुटि बोधक जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मैं कल बस से हल्द्वानी जाऊंगा, ठीक है। मैंने एक वाक्य लिखा मैं कल बस से हल्द्वानी जाऊंगा, और बाद में मैंने पाया कि मैं तो बस लिखना भूल ही गया, तो कल और से के बीच में मैं एक त्रुटि बोधक चिन्ह लगाऊंगा ये ऐसे, और ऊपर लिख दूंगा बस, ठीक है। तो ये हमारा काम करेगा कि ये हमारा जो शब्द था ये छूट गया वाक्य में। तो जहां पर भी भैया आपका लिखने के दौरान कोई अक्षर छूट जाता है या संकेत देना होता है तो वहां पर हंस पद चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है देखिए पाद चिन्ह। पाद चिन्ह का भी ज्यादा प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। पाद चिन्ह होता है आपका लगभग आपका, मान लीजिए कोई सेंटेंस मैंने लिखा मैं कल एक हिल स्टेशन गया था, मैं कल एक हिल स्टेशन गया था, ठीक है। मैंने ये वाक्य लिखा, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, पाद चिन्ह लगा दिया। पाद चिन्ह का जो सिंबल होता है ऐसे लाइन सी होती है, बस ये लाइन। पाद चिन्ह आप मान लीजिए जैसे अंडरलाइन करना बोलते हैं किसी को। मैं कल एक हिल स्टेशन गया था, मैंने इसको यहाँ पे आपका ऐसे पाद चिन्ह लगा दिया और मैंने बोला इसकी व्याख्या कीजिए। यानी कि जहां पर किसी शब्द विशेष की कुछ उपयुक्त व्याख्या करनी होती है या उसको हाईलाइट करना होता है, वहां पर उसके नीचे या ऊपर पाद चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। ऊपर भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसको, तो ये कहलाता है हमारा पाद चिन्ह। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है देखिए विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह महत्वपूर्ण है। देखिए किसी भी वाक्य में या वाक्यांश में, मान लीजिए कोई भी वाक्य है या वाक्यांश है, इसमें कोई जानकारी देनी है या इसके अलावा कोई सूचना देनी है या इसके अलावा कोई निर्देश देना है, तो वहां पर आपको इसको दर्शाने के लिए क्या होता है, आपका विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। विवरण चिन्ह का जो सिंबल होता है ऐसा दो बिंदु होते हैं और दो बिंदु के साथ एक डैश होता है, ये विवरण चिन्ह होता है, ठीक है। दो बिंदु और डैश, तो ये विवरण चिन्ह होता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आपका हिंदी में, ठीक है, जैसे मैं बोलूं हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैंने लिखा हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपका विवरण चिन्ह लगाऊंगा और आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से 6 चिन्ह है, ठीक है। तो जहां पर कोई भी जानकारी या सूचना या निर्देश देना होता है वहां पे चिन्ह प्रयोग होगा, विवरण चिन्ह। क्लियर? अगला देखिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का जो सिंबल होता है छोटा जीरो जैसा होता है, या छोटा ओ जो होता है इंग्लिश का, ठीक है। लाघव चिन्ह को आपका संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। संक्षेप सूचक चिन्ह महत्वपूर्ण है, ठीक है। संक्षेप सूचक चिन्ह भी इसको कहा जाता है। यानी कि शॉर्ट में किसी बड़े नाम को या शब्द को संक्षेप में छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं ना डॉक्टर शब्द हम ऐसा देखते हैं कि खाली ऐसा लिखा होता है, डा लिखा होता है, आगे जीरो लगाया होता है, ठीक है। ऐसे हम देखिए एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। कई जगह पे उत्तर प्रदेश को आपका सीधे सीधे क्या लिखा होता है, यूपी, ऊ लिखा होता है, फिर आपका प्र लिखा होता है, ऐसे आपका आगे, लेकिन ये शून्य सा चिन्ह बनाया होता है, छोटा शून्य सा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लाघव चिन्ह। कहने का मतलब संक्षेप सूचक चिन्ह जो कि बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में छोटा करके दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए कई बार विश्वविद्यालय को भी हम ऐसे लिख देते हैं वी और वी, ठीक है। विश्वविद्यालय जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो वी लिख देंगे, इससे समझ में आ जाएगी कि बात विश्वविद्यालय की हो रही है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो चिन्ह होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को डैश कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, डैश। योजक चिन्ह जो होता है इसको डैश नहीं कहेंगे, माफ कीजिए, इसको हाइफन कहा जाता है, ठीक है, इसको हाइफन कहा जाता है। तो योजक चिन्ह जो है भैया आपका डैश होता है, जैसे छोटा डैश होता है
ठीक है, तो छोटा डैश होता है योजक चिन्ह। अभी हमारा एक और आएगा, बड़ा डैश आएगा, जो कि आप समझेंगे अच्छे से। तो छोटा डैश हाइफन जो होता है इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह को सामासिक सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है, सामासिक चिन्ह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत से ऐसे सामासिक जो शब्द होते हैं उनमें ये प्रयोग होता है जैसे। और इसके अलावा योजक चिन्ह आपको मेनली देखने को मिलेगा विलोम शब्दों के मध्य में। विलोम जो युग्म होंगे, विलोम युग्म शब्द जो होंगे, वहां पर भी आपको ये योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। जैसे मैं बात करूं रात दिन, रात करेंगे फिर डैश लगाते हैं, दिन लिखते हैं, है ना। ऐसे मैं बात करूं आपका पाप और पुण्य, पाप पुण्य। ठीक है, ऐसे बात करें आपका गरीब अमीर, गरीब अमीर, तो इन शब्दों के बीच में आप देख पा रहे हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी इसके उपयोग है, जैसे कि दो समानार्थी शब्द हैं, जैसे समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति में भी इसका प्रयोग होता है। समानार्थी शब्द जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको बोल दूं कि मान मर्यादा का ख्याल करो, मान मर्यादा का ख्याल करो, तो मान और मर्यादा के बीच में ये आपका योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, ऐसे मैं पूछ लूंगा यार आज साग पात क्या बनाया आपने, तो साग पात के बीच में इस योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। यानी कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है, विलोम शब्दों के बीच में, तो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में भी योजक चिन्ह होता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपका जो हमारा सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म होता है, जैसे हम बोलते हैं ना डंडा वंडा, ठीक है, डंडा वंडा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका योजक चिन्ह यूज हो रहा है। ऐसे मैं बोलूंगा यार पानी वानी तो पिलाओ, पानी वानी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए एक सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं बोलते समय, उसमें भी आपका क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे दो संयुक्त क्रियाओं में भी, दो संयुक्त क्रियाएं जहां पे होती हैं, दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य भी योजक चिन्ह प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा आपका डिटेल में, इनमें से कहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, ऑप्शन आ जाएगा दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य, विलोम युग्म शब्दों के मध्य, सामासिक शब्दों के बीच में, और आपका समानार्थी शब्दों के, तो एक अलग दे देगा वो आपको, तो ये याद होना चाहिए आपको। तो दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य में भी योजक चिन्ह आता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना संयुक्त क्रिया है ना ये, पढ़ना लिखना। ऐसे मैं बोलूं खाना पीना, खाना आपका योजक चिन्ह, फिर पीना। ठीक है, और ऐसे नहाना धोना, तो यहां पर भी हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्लियर, तो योजक चिन्ह थोड़ा महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखें। अगला जो चिन्ह है आपका लोप चिन्ह। ठीक है, लोप, लोप का मतलब कहीं पे लोप हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, लोप हो जाना। तो लोप क्या होता है आपका, देखिए मान लीजिए आप कोई चीज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या कोई भी आपका काम खत्म हो रहा है, ठीक है, और उसके आगे फिर कुछ और मैंने लिखना है, तो वहां पर लोप चिन्ह प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपका कोई वाक्य या अनुच्छेद लिखा, मान लीजिए मैंने कोई वाक्य लिखा आपका, ठीक है, मान लीजिए भारत की राजधानी दिल्ली है, राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली है, मैंने ये लिखा। फिर यहाँ पर देखिए अनुच्छेद में मैंने कुछ अंश छोड़ के लिखना है, मान लीजिए इसमें मैंने फिर कुछ अंश यानी कि कुछ एरिया छोड़ के लिखना है, तो वहां पर भी मैं आपका लोप चिन्ह का प्रयोग करूंगा। लोप चिन्ह जो होता है ना आपका, लोप चिन्ह का जो सिंबल होता है वो आपका इस प्रकार का होता है, कहीं कहीं पे आपको इस प्रकार से दिखेगा, मल्टीप्लाई वाला जो सिंबल होता है, या कहीं कहीं पे आपको केवल लोप चिन्ह में डैश जो है डॉट देखने को मिलेंगे, ये डॉट होंगे। ठीक है, डॉट होंगे, या आपका कहीं कहीं पे आपको प्लस देखने को मिलेगा, ऐसे प्लस प्लस, तो ये लोप चिन्ह के सिंबल है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म किया, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे ये लोप चिन्ह लगा दिया, लोप चिन्ह के बाद फिर मैंने आगे थोड़ी देर बाद फिर शुरू किया नया अनुच्छेद या पैराग्राफ जो भी है, तो ये लोप चिन्ह इस प्रकार से प्रयोग होता है। ठीक है, कहने का मतलब जिस चिन्ह का इस्तेमाल वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखने के लिए किया जाता है, इसको लोप चिन्ह भी कहा जाता है, और इसको एलिमिनेशन, अंग्रेजी में इसको एलिमिनेशन सिंबल कहा जाता है, इसको वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इसको वर्जन चिन्ह भी कहा जाता है, वर्जन चिन्ह। ठीक है, महत्वपूर्ण है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो चिन्ह है आपका विकल्प सूचक चिन्ह। ठीक है, विकल्प सूचक चिन्ह का सिंबल बस याद रखो, जहां पे विकल्प हमने देने होते हैं इसका सिंबल होता है ऐसे ये। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं 2/5 लिख रहा हूं ये, तो ये जो बट्टा में हम ऐसे डैश करते हैं, ये वाला लंबा पाई खींचते हैं लेकिन तिरछी खींचते हैं, ये विकल्प सूचक चिन्ह कहलाता है। तो कई जगहों पे क्या होता है कि हमको विकल्प देने होते हैं,
तो उन विकल्पों में क्या होता है, आपका ये आपका चिन्ह प्रयोग किया जाता है, हालांकि कम आपको देखने को मिलता होगा। इसके बाद अगला चिन्ह है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक जो चिन्ह होता है, इसका सिंबल होता है बराबर का, ये जो बराबर लिखते हैं हम, ये इसका चिन्ह है तुल्यता सूचक। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है तुल्यता सूचक, ठीक है, तुल्यता हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो तुल्यता सूचक चिन्ह कहाँ पे प्रयोग होंगे आपके, जहां पर वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करनी हो, ठीक है, तभी तो तुल्यता सूचक नाम है। तो वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं लिखूं अच्छाई बुराई, ठीक है, अच्छाई बुराई, तो तुल्यता हो रही है ना यहाँ पे, तो ये तुल्यता सूचक चिन्ह हो गया। खासकर तुल्यता सूचक जो चिन्ह होते हैं, समता चिन्ह भी कहा जाता है इसको, ठीक है, समता चिन्ह, समता, समता सूचक चिन्ह भी इनको कहा जाता है। और ये गणितीय संक्रियाओं में ज्यादा प्रयोग होते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह, आपने देखा ही है, बराबर का जो उपयोग होता है ज्यादा गणित में प्रयोग होता है। चलिए, इसके बाद आपका आता है टीका सूचक चिन्ह, ठीक है, टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह का आपको याद रखना है, ठीक है। टीका सूचक चिन्ह ये होता है आपका डिस्क्लेमर। जैसे कोई डिस्क्लेमर दिया जाता है ना, कोई डिस्क्लेमर देना होता है किसी प्रोडक्ट का। आप मूवी भी देखने जाते हैं, कोई फिल्म देखने जाते हैं, तो वहां पर पहला डिस्क्लेमर आता है स्टार लगा के, यानी कि कुछ विशेष जानकारी जहां पे देनी हो किसी बात की विशेष जानकारी देते समय इस टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या तो ये स्टार के रूप में दर्शाया जाता है, ये आपका या प्लस होता है, प्लस के नीचे एक डैश होता है, ऐसे दर्शाया जाता है। तो इसके जो सिंबल है ये है। खासकर जो डिस्क्लेमर होता है, डिस्क्लेमर के लिए ही आपका भैया ये आपका अस्वीकरण इसको बोलते हैं, अस्वीकरण, अस्वीकरण। डिस्क्लेमर का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे कई बार आप मूवी देखने जाते हो, तो मूवी में सबसे पहले क्या आता है, इस फिल्म की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर उसका किसी से संयोग होता है तो ये मात्र एक इत्तेफाक माना जाएगा। तो वहां पर जब ये पूरा दिया होता है पहला, तो सबसे पहले ये चिन्ह लगाया होता है वहां पे डिस्क्लेमर में। और ऐसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में भी कई बार लिखा होता है डिस्क्लेमर स्टार लगा के, कि ये प्रोडक्ट ये है, ऐसा है, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई जाती है उसमें। तो ये डिस्क्लेमर या टीका सूचक चिन्ह कहलाता है। अगला देखिए समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक मतलब जहां पर देखिए कोई वाक्य या पैरा या बड़ा सा मतलब कोई भी नाटक है, कुछ भी चीज समाप्त हो रही है, तो वहां पे समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका सिंबल होता है छोटा डैश, फिर जीरो, फिर डैश, ये इसका आपका सिंबल है, ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह का। उसके बाद है देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह। देखिए कई बार आपने सुना होगा, जब राजा राम वन को जा रहे थे, तो राजा राम वन को जाते हैं, तो उस समय दशरथ जी बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, और उनके मुंह से निकलता है हे राम, निकलता है उनके मुंह से, लंबा निकलता है ना, राम, ठीक है। तो ये निकलता है उनके मुंह से हे राम। तो ये आप देख रहे हैं अंदर, ये आपने देखा होगा जो पुलुत स्वर होता है, पुलुत स्वर, पुलुत स्वर ही आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहलाता है। हिंदी में जब हम स्वर पढ़ते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका लघु स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व या लघु स्वर होता है, दूसरा आपका दीर्घ स्वर होता है, तीसरा जो होता है आपका प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये प्लुत स्वर, जैसे हम ओ बोलते हैं, तो ओम के बीच में ये आपके पुलुत स्वर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सभी चिन्ह हो गए हमारे। इसमें मेरे को लगता है एक दो चिन्ह हमारे इसमें रह गए, जैसे कि इसमें एक आपका योजक चिन्ह तो आया, लेकिन आपका निर्देशक चिन्ह नहीं आया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निर्देशक चिन्ह इसमें शायद नहीं हो पाया। इसमें निर्देशक चिन्ह आपका कवर नहीं हो पाया, तो निर्देशक चिन्ह भी देख लो। एक होता है दोस्तों निर्देशक चिन्ह, ठीक है, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का जो सिंबल होता है सेम, निर्देशक चिन्ह का जो सिंबल होता है सेम लाइक क्या होता है आपका, सेम लाइक ये होता है आपका योजक चिन्ह की तरह। योजक चिन्ह कैसा बताया था मैंने आपको, योजक चिन्ह जो होता है आपका छोटा डैश होता है, ठीक है, छोटा डैश। जबकि निर्देशक चिन्ह जो होता है ये बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा डैश होता है इसमें, ठीक है, बस यही अंतर है। योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और उसी का बड़ा रूप जो होता है निर्देशक चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई निर्देश दे रहा है, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म। जैसे मैं बोलूंगा महात्मा गांधी ने कहा था
फिर लंबा लगाऊंगा डैश, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। ठीक है, ऐसे मैं बोलूं सुभाष चंद्र बोस ने कहा, फिर ये हमारा निर्देशक चिन्ह लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है निर्देशक चिन्ह। क्लियर? चलिए, और एक इसमें रह गया दोस्तों, एक चिन्ह इसमें और कवर नहीं हो पाया जिसका नाम है उद्धरण चिन्ह। एक और चिन्ह इसमें रह गया जो कि है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चिन्ह में देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नौ छोटा नहीं होता, नौ आपका हो के साथ लगा होता है। हम कई बार देखिए ये जो चिन्ह लिखते हैं ची न ह, ठीक है, ये गलत है। आपका चिन्ह जो शुद्ध उच्चारण होता है ची होता है, और हो के साथ ही अंदर देखिए आपका नौ लगा होता है। ये आपका शुद्ध रूप है चिन्ह का, ये भी ध्यान रखना। अब आ जाते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है आपका इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा सिंगल भी होता है और इन्वर्टेड कॉमा डबल भी होता है, आपने देखा होगा। तो किसी के द्वारा गए जो किसी ने कोई कथन जब कहा है, उस कथन को जब हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, उसके लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह का जो अन्य नाम है वो है अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक हरा यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और दूसरा होता है हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, अभी मैं बात एक सेंटेंस बताया मैंने आपको, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा क्योंकि वो उनके द्वारा ज्यों का त्यों बोला गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, और उसके बाद इस सेंटेंस को हमने किस में बंद कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में, यहां पे पूर्ण विराम लगा के। कहने का मतलब ऐसे सेंटेंस या बोल सकते हैं कोई जो कथन किसी ने कहा था उसको ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, अब जो ये तो पूरा सेंटेंस में आपका देखा आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, और जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगता है वो आपका किसी शब्द विशेष पे बल देने के लिए लगता है। जैसे मैं बोलूं आपको गुमानी पंत, गुमानी पंत कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि हैं, सबसे प्राचीन कवि हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखिए हम गुमानी पंत को फोकस करेंगे, यानी कि गुमानी पंत शब्द पे हम जोर दे रहे हैं, बल प्रदान कर रहे हैं इसको, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम गुमानी पंत जी के नाम को बंद कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग होता है, जबकि दोहरा उद्धरण चिन्ह जो होता है वो आपका किसी कथन को सेम टू सेम यहाँ पे अवतरित करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे विराम चिन्ह यहाँ पे कंप्लीट हो गए, आपके क्लियर हो गया, समझ में आपको अच्छे से आया होगा। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखना चाहते तो लिख लिए। जैसे योजक जो चिन्ह है, क्वेश्चन कभी बन सकता है कि इनमें से कौन सा हिंदी का विराम चिन्ह संस्कृत में प्रयोग नहीं होता। तो योजक जो चिन्ह होता है ये आपका संस्कृत में प्रयोग नहीं होता, संस्कृत में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, योजक चिन्ह संस्कृत में प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखेंगे। और हिंदी में देखिए अगर सबसे ज्यादा किस चिन्ह का प्रयोग होता है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो मोस्टली देखिए एग्जाम आपको जो किताबें हैं उनमें देखते हैं कहीं पे पूर्ण विराम दिया है, कहीं पे आपका अल्प विराम दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हिंदी में मोस्टली यूज होता है अल्प विराम का ही, अल्प विराम यानी कि कॉमा हिंदी में सर्वाधिक यूज होता है, सर्वाधिक प्रयोग। ठीक है, हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होता है अल्प विराम का, जो कि कॉमा होता है, ये छोटा कॉमा नीचे वाला, तो कॉमा का सर्वाधिक यूज होता है, ध्यान रखेंगे। और कॉमा के बाद हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है योजक चिन्ह का, ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो मैंने आपको उद्धरण चिन्ह बताया था, उद्धरण चिन्ह में यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है ना, ये जो महत्वपूर्ण कुछ किताबें होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण किताबों के नाम में ये प्रयोग होता है। इसके अलावा कोई शीर्षक होता है, कोई टाइटल हमने देना है तो वहां पर भी इसका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। ठीक है, या किसी का उपनाम होता है, बड़ी विभूति जो है या बड़ा व्यक्तित्व जो है उसके उपनाम को जब हमने देना होता है तो वहां पर भी हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला इनका उपनाम है, तो निराला के देखिए निराला जो शब्द है आपका किसके अंदर होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में।
और डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका डायरेक्ट जो सेंटेंस बोला है किसी ने उसको उद्धर उसको सेम टू सेम लिखने में होता है, ठीक है, तभी उसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है, यानी कि वाक्य को सेम उद्धृत करना वहां पे, ठीक है, यानी कि बताना। क्लियर? तो दोस्तों ये था आज सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास महाकुंभ भाग 17, विराम चिन्ह आपका कंप्लीट हुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, जैसे कि आपका अलंकार वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है, कुछ इसमें देखेंगे आपका अन्य जो टॉपिक जहां से आयोग ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, जैसे कि कुछ जो हमारे शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द होते हैं महत्वपूर्ण, उनको लाएंगे। पर्यायवाची कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द भी देखेंगे। तो लगभग लगभग 8-10 वीडियो में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन आपका खत्म है। उसके बाद फिर आपका इसमें जीएस या कंप्यूटर का रिवीजन क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, यहीं पे यूट्यूब में। बाकी पेड क्लास आपकी चल रही है न्यू कॉम्बो कोर्स में। जो लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं डिटेल्ड में, तो वो लोग एप्लीकेशन स्टोर पे जाके न्यू कॉम्बो कोर्स इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जय हिंद, जय देवभूमि।